वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके थे, लेकिन उसमें इतने सारे सवाल मुझे देखने को मिले मेरे इंस्टाग्राम पर कि मुझे ऐसे लगा कि इसके ऊपर एक और अपडेटेड वीडियो होना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं नन अदर देन बंगाल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। बंगाल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों की क्यूरीज देखने को मिली है, तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस, आपके जो सारी प्रॉब्लम्स है स्टॉक से रिलेटेड, सबके जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। हर एक को इंडिविजुअल आंसर शायद मैंने नहीं दिया हो इंस्टा पर, लेकिन आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जो वैलिड क्वेश्चन है उतने आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे बंगाल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। पहले हम इसका ये चीज देखेंगे कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या है कंपनी के, फिर हम ये भी देखेंगे कि निगेटिव फैक्टर्स क्या है। उसके बाद हम इस स्टॉक के बारे में ये भी जानेंगे कि आप जब इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है वो प्रॉब्लम्स क्यों फेस करने को मिल रही है और ये प्रॉब्लम्स कब तक फेस करने को आपको मिलेगी। तो बेसिकली बंगाल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में आज हम पूरी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं इसका जो रिसेंटली ही इसके नंबर्स अनाउंस हुए हैं कल ही, तो हम पहले देख लेते हैं कि इसके नंबर्स कैसे हैं। हमने बंगाल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है वो डाउनलोड कर लिया है। ये हमने बीएससी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से ही किया है और आप भी कर सकते हो। 7 अगस्त के दिन जो है इनके नंबर्स कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों भी जो है डिक्लेयर हुए हैं। आप अगर थोड़ा सा अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बंगाल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड के ये नंबर हैं। 30 जून एंडेड के ये नंबर देखने को मिल रहे हैं। नंबर इन लैक्स है, ये चीज याद रखिएगा, नंबर इन लैक्स है, करोड़ नहीं है। सबसे पहले हम अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है यहाँ पे हमें रेवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 मार्च 2024 का अगर हम रेवेन्यू देखें तो 48 लाख का देखने को मिला है। और अनऑडिटेड जो रहता है वो अनऑडिटेड हम नहीं देखेंगे, पर आप देख सकते हैं 31 मार्च का रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अनऑडिटेड 12 हमें दोनों भी सेम देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम ग्रोथ डेफिनेटली है, ये चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें कि एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने बढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप इसको ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट कर लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैलकुलेट कर लो, ऑब्वियस एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे ही। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें ये देखने को मिलता है प्लस में है, माइनस में से प्लस में आया हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक चीज यहाँ पे हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी हमें माइनस में से प्लस में देखने को मिलता है, ये चीज एक अच्छी यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल रही है। एक और चीज यहाँ पर अच्छी देखने को ये मिलती है कि जो कंपनी है इसने अभी एक्विजिशन किया है और वो भी तमिलनाडु अल्कलाइन बैटरी लिमिटेड का, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। अभी हमें ये करंट कंपनी की देखने को मिल रही है कि इसने एक और सब्सिडरी कंपनी को बाय किया है। स्टैंड अलोन के साथ साथ हमें अगर कंसोलिडेटेड भी देखना है तो आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड भी बैलेंस शीट देख सकते हो, सिमिलर ही देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ते हुए हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेट सेम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि बंगाल स्टील लिमिटेड जो है इसने प्रॉफिट तो जनरेट किया है। तो कंपनी ने एक और चीज़ डिक्लेयर किया है यहाँ पे कल, और वो चीज़ हमें ये देखने को मिली कि जो PDF है ये हमने बीएससी इंडिया के ऑफिशियल से ही डाउनलोड किया है। यहाँ पे ये इन्फॉर्म किया है कि MGK अग्रवाल जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, यानी जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे इन्होंने रिजाइन दिया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनका रिजिग्नेशन जो है इसको एक्सेप्ट किया है। यानी अब GK अग्रवाल जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेंगे। दैट डजंट मीन कि वो कंपनी का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेंगे, पर वो को डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर्स में रहने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं कि वो कंपनी को पूरी तरह उन्होंने एग्जिट कर लिया है, हम ऐसी चीज़ भी डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। तो अब ये सेबी को उन्होंने इन्फॉर्म किया है इंफॉर्मेशन
कि भाई जो जी के अग्रवाल हैं, ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अब ये जो है कंपनी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहने वाले हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि मिस्टर बी के मावंडिया जो है ये एडिशनल डायरेक्टर यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुके हैं। यानी जो मेंबर हैं इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बी के मावंडिया है ये एडिशनल डायरेक्टर रहेंगे और जो जी के अग्रवाल थे अब ये एडिशनल डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेंगे। तो डायरेक्टर में चेंज आया है। अब हम बात करेंगे क्यों आया है। तो कंपनी जो है फिलहाल, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी बाय नहीं हो रही है, हम अगर बाय करने जाए तो हमें रिजेक्टेड का एक सिंबल आ रहा है या हमें ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि कंपनी इज अंडर सर्विलेंस। तो ये सारी चीजें जो है इसके पीछे का कारण है कि कंपनी अंडर सर्विलेंस गई है। अब कंपनी अंडर सर्विलेंस कब जाती है? जब सेबी को ऐसे डाउट हो कि कंपनी के अंदर कुछ तो गलत चल रहा है, यहाँ पे कुछ तो फ्रॉड किया जा रहा है, रेगुलर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, लिमिटेड ट्रेडिंग हो रही है, यानी बायर अगर रहे तो सेलर्स नहीं है, सेलर्स रहे तो बायर नहीं है, या फिर कोई बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो कि सेबी को पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया गया हो, इस तरह के जो एक डाउट की हम फेरी लिस्ट कहेंगे, ये अगर कंपनी के पास कुछ हो तो कंपनी स्टॉक्स को अंडर सर्विलेंस डालती है, यानी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इवन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। अंडर सर्विलेंस रहने के बाद अब इस कंपनी के ऊपर कौन से स्टेज पे सर्विलेंस चल रहा है ये जानना जरूरी है, साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस है कि हमें ये जानना जरूरी है, और सर्विलेंस जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है हमें ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हम चलेंगे बीएसई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमने बीएसई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे बंगाल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते ESM स्टेज 1 लिख के आ रहा है, यानी जो अंडर सर्विलेंस है ये स्टेज 1 पर है अभी, यानी अभी अभी इस स्टॉक को हम बोल सकते हैं कि सेबी ने अंडर सर्विलेंस लिया है और स्टेज 1 पे रखा है। अब ये स्टेज 1 पे पूरी इंक्वायरी होगी स्टॉक के बारे में कि क्यों ये स्टॉक ट्रेड नहीं होता या ये स्टॉक में या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो अब आ जाता है रिस्ट्रिक्शन की बात। क्या ये स्टॉक पे रिस्ट्रिक्शन है बाइंग और सेलिंग के लिए कि आप इसको बाय नहीं कर सकते? तो नहीं, ये स्टॉक डेफिनेटली अंडर सर्विलेंस है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। आप इसको बाय या सेल कर सकते हो, बशर्ते बाइंग और सेलिंग होनी चाहिए। अगर आप जाएंगे और बाय करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार ये स्टॉक जो है आपको अंडर सर्विलेंस का एक ऑप्शन देगा, आप उसको फिर भी अगर ओके करते हो तो बहुत बार ये बाय होगा या बहुत बार ये रिजेक्ट आएगा। अब रिजेक्ट आएगा भी तो आपको क्या करना है, आप अगर ऐप से बाय करने की कोशिश कर रहे हो तो वेबसाइट से करके देखना है, अगर आप वेबसाइट से बाय कर रहे हो तो ऐप से करके देखना है। बाय ये डेफिनेटली होगा, अंडर सर्विलेंस है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन के अंडर नहीं है। अब आप सोचेंगे जब सर्विलेंस में गया ही है तो हम जाए क्यों, और सर्विलेंस का स्टेज 1 है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, या हो सकता 1 के बाद ही इनको अप्रूवल मिल जाए कि स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक में बाइंग या सेलिंग नहीं होता है तब जनरली सेबी जो है ऐसे स्टॉक्स को अंडर सर्विलेंस स्टेज 1 पे डालता है। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम दिखी तो स्टेज 2, स्टेज 3 तक भी स्टॉक जाता है। तो अभी अगर ये स्टॉक में आप देख सकते हो, अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाया था मैंने, तो आपको पता है 75% प्रमोटर है और 25% पब्लिक है। अब इसमें से ना पब्लिक ये स्टॉक को बेचने को तैयार है और ना ही प्रमोटर। अब जब कोई बेचेगा ही नहीं तो सेल कहाँ से होगा स्टॉक, और अगर स्टॉक सेल ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बाइंग सेलिंग चलनी ही नहीं वाली है। अब बाइंग सेलिंग नहीं चलेगी तो डेफिनेटली सेबी के सर्विलेंस में ये चीज आएगी ही, इनके विजन में आएगी ही कि ये स्टॉक में कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी इसमें बाइंग या सेलिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बोलेंगे कि स्टॉक्स अंडर सर्विलेंस डेफिनेटली है और उस वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही है बाय करने में, लेकिन इसके पीछे स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे प्रॉब्लम है कि बाइंग और सेलिंग कोई करना ही नहीं चाह रहा है। ये स्टॉक को कोई सेल करना ही नहीं चाह रहा है, ना ही प्रमोटर करने चाह रहे और ना ही जो है पब्लिक करना चाह रही है, और ऐसे में ये अंडर सर्विलेंस गया है, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको इसको बाय करना
करना है तो आपको इसको बाइंग ऑर्डर्स लगानी चाहिए, और बाइंग ऑर्डर लगाने के बाद ये आपको एक तो ऑर्डर अगर सेलिंग हुआ तो आपको मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको कहां से ये स्टॉक मिलने वाला है जब ये स्टॉक में सेल ही नहीं हुआ। और अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉक को सेल बाय करना ही है तो डेफिनेटली आपको इसकी बाइंग के लिए जो है ऑर्डर प्लेस करनी है। जब भी ये सेल होगा तब आपको इसका अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे मैं आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रही हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दूं। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्टॉक कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है अभी, अंडर सर्विलेंस से ड्यू टू कि ये बाइंग और सेलिंग नहीं होता है रेगुलरली। और जब एक क्वेश्चन सेबी के सामने किसी चीज को उठ जाता है तो स्टॉक को ESM स्टेज 1 पे डालता है, यानी अंडर सर्विलेंस डालता है। विथ रिस्ट्रिक्शन तब डालता है जब स्टॉक की कंपनी में भी प्रॉब्लम है और इसको बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अंडर सर्विलेंस स्टॉक होता है तब डेफिनेटली इसमें रिस्क है, और इस वजह से वो सेबी इसको अंडर सर्विलेंस डालने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन देगी। जब भी आप बाय करने की कोशिश करेंगे कि ये अंडर सर्विलेंस है, तब भी आप इसको बाय करना चाहते हो तो कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है ये जीरो हो जाए। 75% के प्रमोटर है, जीरो नहीं होने वाला है एक दिन में डेफिनेटली, लेकिन अंडर सर्विलेंस होने की वजह से बहुत से लोग इस चीज से डरते हैं। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते डेफिनेटली आपको बीड लगा के देखनी चाहिए। आपको ये बाय तभी होगा जब कोई सेल करेगा, और ऐसे स्टॉक्स जो है वो लोग सेल नहीं करते, ये बात हमें पता ही है। रेयर सेल होता है। 17 मई को ये स्टॉक में सेलिंग हुआ था और उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। आप इसमें बीड लगाकर देखिए, अगर जिस दिन सेल हुआ उस दिन आपको ये अलॉट हो सकता है। डेफिनेटली मैं ये स्टॉक के बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है, लेकिन बाय करने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। 100 स्टॉक आपको 5 रुपए में आ जाएंगे, तो आप मैक्सिमम 50 रुपए भी लगा लेंगे तो बहुत है, 100 रुपए भी लगा देंगे तो बहुत है। तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक को बाय करके देखना है कि ये स्टॉक आपको मिले। तो अगर आप चाहते हो इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जानना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इतनी सारी डिटेल पढ़ने के बाद भी आप चाहते हो कि आप मैं इस पे नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको बता सकती हूँ। या तो फिर हम एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बना लेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस इसका क्या रहेगा। पहले बाकी सारी डिटेल आप देख लीजिए, इसके बाद भी अगर आपका मन है कि आपको रिस्क लेना है, आपको स्टॉक में बीड लगानी है, तो डेफिनेटली हम एक और वीडियो इस पे बना सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।